आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत अभिवादन। जो भी विद्यार्थी EMRS PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पाठ्यक्रम से खंड ग में लेखन कौशल और पत्रकारिता के अंतर्गत पत्रकारिता से संबंधित विषय में 5वां पॉइंट है साक्षात्कार। तो देखते हैं साक्षात्कार क्या होता है, आज इस वीडियो में समझते हैं। सामान्यतः दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने की गई बातचीत को साक्षात्कार कहा जाता है। अर्थात साक्षात्कार में दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है और वो आमने सामने बैठकर बात करेंगे। साक्षात्कार एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली होती है जिसमें हम किसी भी व्यक्ति के विचारों और प्रतिक्रियाओं के बजाय उसके सम्मुख रहकर बातचीत करके प्राप्त करते हैं। मतलब जो भी उसके भाव हैं उसको सामने बैठकर उसके सम्मुख बात करते हैं, प्राप्त करते हैं उसके बारे में जानकारी। और देखिए साक्षात्कार सोद्देश्यपूर्ण होता है, मतलब उसका साक्षात्कार का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को लेकर के साक्षात्कार किया जाता है। उद्देश्यहीन बातचीत ये साक्षात्कार के अंतर्गत नहीं आएगी। दो व्यक्तियों के बीच यदि उद्देश्यहीन कोई बातचीत हो रही है, गॉसिप हो रही है, तो वो साक्षात्कार के अंतर्गत नहीं आएगी। साक्षात्कार एक व्यक्तिनिष्ठ एवं आत्मनिष्ठ विधि है जिसके माध्यम से व्यक्ति की योग्यताओं, गुणों अथवा समस्याओं आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है। कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं साक्षात्कार के विषय में। विलियम जे गुड एवं पाल के हट के अनुसार, विलियम जे गुड एवं पाल के हट इनके अनुसार किसी उद्देश्य से किया गया गंभीर वार्तालाप ही साक्षात्कार है। बहुत ही आसान शब्दों में परिभाषित किया है इन्होंने साक्षात्कार को। किसी उद्देश्य से किया गया गंभीर वार्तालाप ही साक्षात्कार है। पॉलिन यंग के अनुसार साक्षात्कार एक व्यवस्थित विधि मानी जा सकती है जिसके द्वारा एक व्यक्ति एक अपेक्षाकृत अजनबी के आंतरिक जीवन से न्यूनाधिक कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है। तो देखिए थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज इन्होंने इस्तेमाल कर दी। पॉलिन यंग के अनुसार साक्षात्कार एक व्यवस्थित विधि मानी जा सकती है जिसके द्वारा एक व्यक्ति एक अपेक्षाकृत अजनबी, मतलब जो भी साक्षात्कार लेता है अपेक्षाकृत वो अजनबी होते हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते, कि आंतरिक जीवन से न्यूनाधिक कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है। CA मोजर के अनुसार एक सर्वेक्षण साक्षात्कार साक्षात्कारकर्ता तथा उत्तरदाता के मध्य एक वार्तालाप है जिसका उद्देश्य उत्तरदाता से निश्चित सूचना प्राप्त करना होता है। CA मोजर के अनुसार एक सर्वेक्षण साक्षात्कार साक्षात्कारकर्ता तथा उत्तरदाता के मध्य एक वार्तालाप है जिसका उद्देश्य उत्तरदाता से निश्चित सूचना प्राप्त करना होता है। मतलब उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, मैंने बताया ना। तो और मानेंद्र नाथ बसु के अनुसार साक्षात्कार की परिभाषा कुछ मुद्दों पर व्यक्तियों की आमने सामने की मुलाकात वार्तालाप के रूप में की जा सकती है। तो ये परिभाषा थी मानेंद्र बसु के अनुसार। S दंडपाड़ी के अनुसार साक्षात्कार उत्तरदाता के साथ संचार स्थापित करने का एक साधन है जिसमें वार्तालाप हाव भाव एवं विचारात्मक तत्वों को सम्मिलित करते हुए अर्थपूर्ण आदान प्रदान के द्विपक्षीय संचार है। एस दंडपाड़ी के अनुसार साक्षात्कार उत्तरदाता के साथ संचार स्थापित करने का एक साधन होता है जिसमें वार्तालाप हाव भाव एवं विचारात्मक तत्वों को सम्मिलित करते हुए अर्थपूर्ण आदान प्रदान के द्विपक्षीय संचार होते हैं। अब देखिए साक्षात्कार की विशेषताएं क्या होती हैं। साक्षात्कार में अनुसंधानकर्ता और सूचनादाता के बीच आमने सामने के संबंध प्रत्यक्ष रूप से स्थापित होते हैं। मतलब में हमें प्रत्यक्ष रूप से, अब हालांकि प्रत्यक्ष रूप से ही नहीं रह गया, अब तो टेलीफोन पर भी साक्षात्कार हो जाते हैं और इंटरमीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आमने सामने वीडियो कॉलिंग के द्वारा भी ये हो सकता है। लेकिन पुरानी पुस्तकों में ये दिया गया है कि साक्षात्कार आमने सामने होना चाहिए। हाँ, मतलब आप टेलीफोन के द्वारा या वीडियो कॉलिंग के द्वारा भी कर रहे हैं तभी तो आप आमने सामने ही हैं। इस पद्धति में अनुसंधानकर्ता और सूचनादाता के बीच व्यक्तिगत संपर्क का होना अनिवार्य है। मतलब व्यक्तिगत रूप से वे संपर्क में होने चाहिए। साक्षात्कार के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है। एक साथ कई व्यक्तियों का भी साक्षात्कार लिया जा सकता है या एक ही व्यक्ति का एक से अधिक व्यक्ति साक्षात्कार ले सकते हैं।
इस वार्तालाप अर्थात साक्षात्कार का विशेष उद्देश्य होता है, स्वदेश्यपूर्ण होता है साक्षात्कार, मतलब कोई ना कोई उस उद्देश्य को लेकर साक्षात्कार किया जाता है। इस प्रकार साक्षात्कार के लिए साक्षात्कारकर्ता, साक्षात्कार हेतु प्रश्न तथा साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति होना आवश्यक है। दो व्यक्तियों के बीच यदि बातचीत निरुद्देश्य है तो उसे साक्षात्कार नहीं कहा जा सकता। दो व्यक्तियों के बीच यदि बातचीत वैसे ही कोई गसिप कर रहा है तो उसे साक्षात्कार नहीं कहा जा सकता। साक्षात्कार को मूलतः कार्य या उद्देश्य के आधार पर विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए साक्षात्कार के प्रकार, मतलब कि पहला है चयनात्मक साक्षात्कार। जब साक्षात्कार का प्रयोग किसी भी जीविका में नए नियुक्ति हेतु चयन के लिए किया जाता है तो इस प्रकार के साक्षात्कार को चयनात्मक साक्षात्कार कहा जाता है। जब साक्षात्कार का प्रयोग किसी भी जीविका में नए नियुक्ति हेतु चयन के लिए किया जाता है तो इस प्रकार के साक्षात्कार को चयनात्मक साक्षात्कार कहा जाता है। इस प्रकार के साक्षात्कार का उद्देश्य साक्षात्कारकर्ता द्वारा साक्षात्कार प्रदाता से उस जीविका में उपयुक्तता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। साक्षात्कारकर्ता कुछ ऐसे प्रश्न पूछता है जिसके आधार पर साक्षात्कार प्रदाता की अभिवृद्धि, अभिक्षमता, योग्यताओं, आचरण आदि के बारे में आसानी से जाना जा सकता है। तो मतलब चयनात्मक साक्षात्कार जिसमें मतलब नौकरी आदि के संबंध में जो साक्षात्कार आप देने जाते हैं उससे संबंधित होता है। दूसरा है शोध साक्षात्कार या अनुसंधान साक्षात्कार। इस साक्षात्कार में किसी भी विषय पर विभिन्न व्यक्तियों के विचारों को जानने का प्रयास किया जाता है। इस साक्षात्कार का उद्देश्य मौलिक जानकारी प्राप्त करना होता है। साक्षात्कार का उद्देश्य मौलिक जानकारी प्राप्त करना होता है। इसमें व्यक्तियों के मनोभावों, मनोवृत्तियों और अभिरुचियों व इच्छाओं का पता लगाकर नए सामाजिक तथ्यों की खोज करनी होती है। शोध साक्षात्कार या अनुसंधान में व्यक्तियों के मनोभावों, मनोवृत्तियों, अभिरुचियों व इच्छाओं का पता लगाकर नए सामाजिक तथ्यों की खोज की जाती है। जैसे कोई किसी विषय पर अधिकतर लोगों का के ऊपर कोई अनुसंधान किया जाता है, उसमें ये आता है। निदानात्मक साक्षात्कार। इस प्रकार के साक्षात्कार के माध्यम से साक्षात्कारकर्ता बालक या किसी व्यक्ति की समस्या के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसका प्रयोग अधिकांशतः परामर्श व निर्देशन अनुसंधान के अंतर्गत किया जाता है। अगला है उपचारात्मक साक्षात्कार। इस साक्षात्कार का उद्देश्य समस्या के कारणों को ज्ञात करने के उपरांत समस्या का उपचार करना होता है। इसके लिए उन सभी व्यक्तियों से साक्षात्कार किया जाता है जो समस्या के उपचारार्थ किसी भी दृष्टि से सहायक होते हैं। तत्पश्चात उपचारात्मक साक्षात्कार के द्वारा उन सभी समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास किया जाता है। उपचारात्मक साक्षात्कार को डायग्नोस्टिक साक्षात्कार भी इंटरव्यू भी कहा जाता है। तथ्य संकलन साक्षात्कार। इस साक्षात्कार में व्यक्ति या व्यक्तियों के समुदाय से मिलकर तथ्य संकलित किए जाते हैं। शिक्षक इसी साक्षात्कार द्वारा छात्रों के संबंध में तथ्य एकत्रित करते हैं। मतलब ये विद्यालय संरचना में उपयोगी साबित होती है। तथ्य संकलन साक्षात्कार। नियंत्रित साक्षात्कार या संरचित साक्षात्कार। रचना के आधार पर ये साक्षात्कार के दो प्रकार और हैं, नियंत्रित साक्षात्कार या संरचित साक्षात्कार। इस प्रकार के साक्षात्कार में पहले से बताई गई अनुसूची के आधार पर संबंधित विषय के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे साक्षात्कार में इंटरव्यू लेने वाले के ऊपर एक प्रकार का नियंत्रण बना रहता है, क्योंकि उसे अनुसूची में दिए गए प्रश्नों के अतिरिक्त अन्य प्रश्नों को पूछने की स्वतंत्रता नहीं होती है। इसीलिए इसे नियंत्रित साक्षात्कार कहते हैं, क्योंकि साक्षात्कारकर्ता के पास प्रश्नों की सूची होती है और वो उसी से साक्षात्कार प्रदाता से प्रश्न पूछता रहता है। अनियंत्रित साक्षात्कार या असंरचित साक्षात्कार। इस प्रकार के साक्षात्कार में किसी विशेष अनुसूची का सहारा नहीं लिया जाता। इंटरव्यू लेने वाले को विषय से संबंधित प्रश्नों को अपने ढंग से पूछने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। इसलिए ये अनियंत्रित या असंरचित साक्षात्कार होता है।
अच्छे साक्षात्कारकर्ता में क्या गुण होने चाहिए? एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता को स्पष्टवादी व धैर्यशील होना चाहिए, उसे अपनी बात स्पष्ट शब्दों में कहनी चाहिए और साक्षात्कार प्रदाता की बातें धैर्यपूर्वक सुननी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता को हंसमुख होना चाहिए और माहौल को खुशनुमा बनाए रखना चाहिए। मतलब कभी कभी जब आप साक्षात्कार देने जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, तो माहौल काफी गंभीर हो जाता है, क्योंकि जो साक्षात्कार प्रदाता होता है उसके ऊपर बहुत प्रेशर होता है। इसलिए साक्षात्कारकर्ता का ये कर्तव्य है कि वो हंसमुख रहे थोड़ा और माहौल को खुशनुमा बनाए रखे, जिससे कि जो इंटरव्यूअर है, देने वाला है, वो आसानी से सहज हो सके और अपनी बात को आसानी से रख सके। साक्षात्कारकर्ता को अपने विषय का साक्षात्कार के उद्देश्यों का पता होना चाहिए। मतलब साक्षात्कारकर्ता को अपने विषय का और साक्षात्कार के उद्देश्यों का पता होना चाहिए, ताकि वो उससे संबंधित प्रश्न इंटरव्यूअर से पूछ सके। प्रश्न उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले हों तथा साक्षात्कार प्रदाता के व्यक्तित्व का आकलन करने वाले होने चाहिए। तो अब देखिए साक्षात्कार के लाभ क्या हैं। साक्षात्कार विधि को प्रयोग में लाना सरल है। यह विधि छात्रों की अंतर्दृष्टि को विकसित करने में सहायक होती है। मतलब जब आप छात्रों से बात करते हैं तो उनके बारे में, उनकी मनोभावों को, उनकी अंतर्दृष्टि को विकसित करने में ये सहायक होती है। साक्षात्कार विधि व्यक्तित्व को समझने में यह विधि उत्तम है, क्योंकि इसमें व्यक्ति की अभिवृत्ति, संवेग, विचार आदि सभी का अध्ययन होता है। साक्षात्कार देने वाले को अपनी समस्याएं प्रकट करने का साक्षात्कार अच्छा अवसर प्रदान करता है। मतलब जो भी परेशानी है वो इस विधि में अपने आसानी से बता पाता है। विभिन्न दशाओं और परिस्थितियों में साक्षात्कार का प्रयोग करने के लिए उसे लचकदार बनाया जा सकता है। मतलब साक्षात्कार की विषय वस्तु, उसके प्रश्नों में आप हेर फेर कर सकते हैं, इसलिए इसे लचकदार बनाया जा सकता है। साक्षात्कार की प्रकृति लचीली होती है। किसी महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखकर आगे बढ़ा जा सकता है। इस प्रकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के किसी विशिष्ट पक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 7वां पॉइंट है, साक्षात्कार विधि में ऐसे प्रश्नों को स्पष्ट किया जा सकता है जो व्यक्ति के समझ में ना आ रहे हों। इस प्रकार ऐसे उत्तरों के विषय में स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा सकता है जो साक्षात्कारकर्ता के समझ में न आ रहे हों। अगला पॉइंट है, बातचीत के दौरान साक्षात्कारकर्ता व्यक्ति की अनिच्छा, असहयोग इत्यादि मनोभावों का भी अवलोकन कर सकता है, जिनके आधार पर उत्तरों की वैधता जान सकता है। देखिए साक्षात्कार विधि की सीमाएं या कमियां क्या हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छाइयां तो कुछ बुराइयां भी होती हैं। तो देखिए साक्षात्कार विधि की सीमाएं क्या हैं। यह एक आत्मनिष्ठ विधि है जिसमें परिणामों में संगतता होने की संभावना में कमी आती है। दूसरा इसकी कमी, आवश्यक प्रशिक्षण के अभाव में साक्षात्कारकर्ता सही तरीके से व्यक्तित्व का मूल्यांकन के लिए तथ्य एकत्रित करने में कठिनाई का अनुभव करता है। मतलब अगर वो अच्छी तरह से प्रशिक्षित नहीं है साक्षात्कारकर्ता, तो वो व्यक्तित्व का अच्छे से मूल्यांकन नहीं कर पाता है। साक्षात्कार प्रदाता अपने उत्तरों को देते समय साक्षात्कारकर्ता की जाति, पद, लिंग आदि का ध्यान रखता है। इस कारण उसके उत्तर स्वाभाविक न रहकर कृत्रिम एवं साक्षात्कारकर्ता को प्रसन्न करने वाले बन जाते हैं। तो ये बात तो होती है कि अपनी बात वो जो साक्षात्कार प्रदाता है वो सामने वाले को देख करके अपने उत्तरों में हेरफेर कर देता है। सब बातें सच बताइए जरूरी नहीं। जब अनेक व्यक्तियों से सूचना एकत्रित करनी हो या एक ही व्यक्ति के व्यक्तित्व के अनेक पक्षों का मूल्यांकन करना हो, तो इस विधि को अपनाने में बहुत अधिक समय खर्च होता है। तो ये भी एक इसकी कमी है। विभिन्न माध्यम व अंतर क्रियाएं भी साक्षात्कारकर्ता को प्रभावित करती हैं। सभी व्यक्तियों पर अपने समाज के मान्यताओं, धारणाओं, विश्वासों का प्रभाव रहता है और यदि साक्षात्कारकर्ता तथा साक्षात्कार प्रदाता की सामाजिक पृष्ठभूमि में अंतर हो तो इसके परिणामों की वैधता में कमी आती है। और अगली कमी है, साक्षात्कारकर्ता द्वारा वार्तालाप को लिपिबद्ध करने के कारण व्यक्ति उत्तर देते समय अपने कथनों के द्वारा प्रत्यक्ष समर्थन प्रकट नहीं करता। वह गोल गोल उत्तरों के माध्यम से स्वयं को एक सुरक्षित स्थिति में रखता है। तो ये खत्म होता है साक्षात्कार
उम्मीद है आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। यदि फिर भी कुछ पॉइंट ना समझ में आए हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अपने प्रश्न और विचार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग भी पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग तो जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल सके। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहां पर भी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहती है। धन्यवाद।